Bismillahirrahmanirrahim. This is your eighth and last lecture for your freelancing course. इसमें हम अभी तक हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली और अब लास्टली जो चीज हम देखेंगे वो है एथिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग। ठीक है। हर चीज में कुछ भी आप कोई भी फील्ड है कोई भी प्रोफेशन है उसके कुछ ना कुछ एथिक्स होते हैं और उन एथिक्स को फॉलो करना बहुत नेसेसरी होता है। जब आप कुछ भी है आप अगर आपकी एथिकल वैल्यूज या मॉरल वैल्यूज कहीं पे कॉम्प्रोमाइज होती हैं तो वेदर इट इज योर प्रोफेशनल लाइफ और योर पर्सनल लाइफ उसमें फिर कुछ तो आप यूं कह लें कि बदमज़गी पैदा होती है। तो फ्रीलांसिंग में जो एथिक्स होते हैं वो उनको हम आज डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि वो क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंट्रोडक्शन। Freelancing can be a side hustle for many people, but in reality, it is a full-fledged career with most freelancers working over 45 hours a week to make a living. जो लोग अब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं वो तो शायद इसको साइड करियर के तौर पे या साइड हसल के तौर पे लेकर चलें, क्योंकि इफ यू आर स्टूडेंट तो आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो ये आपका एक साइड प्रोफेशन है या आप यूँ कह लें कि एक आपकी पार्ट टाइम जॉब है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके जो फ्रीलांसिंग को जो फ्रीलांसिंग उनके लिए एक फुल टाइम जॉब है। ठीक है। उसको उन्होंने मतलब 24/7 वो उसको ऐसे लेकर चल रहे हैं जैसे ये उनकी एक फुल फ्लेज जॉब है। और इससे जो वो अर्निंग कर रहे हैं ये मतलब इतना टाइम वो इसलिए इन्वेस्ट करें क्योंकि इसी से वो अपनी जो लिविंग है वो अर्न कर रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग जो है मतलब ये आप कह लें कि डेफिनेटली आप किसी के बाउंड नहीं होते, यू आर योर बॉस इटसेल्फ इन फ्रीलांसिंग। लेकिन इसी में फिर क्योंकि आप अपने बॉस खुद ही हैं, कोई है नहीं आपके लिए मॉरल स्टैंडर्ड सेट करने वाला, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसकी मॉरल वैल्यूज आपने फॉलो करनी है, कोई ऐसा लॉ नहीं है जो जिसके आप पाबंद हैं। लेट सपोज अगर आप किसी शायद ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आप किसी लॉ के पाबंद हो, लेकिन जब आप खुद ही अपने बॉस हैं तो फिर कुछ मॉरल और एथिकल बाउंड्रीज होती हैं जो आपको खुद सेट करनी पड़ती हैं। और फ्रीलांसिंग में ये बहुत जरूरी इसलिए होता है क्योंकि आप सिर्फ लोकल का आप इंटरनेशनली काम कर रहे होते हैं और इसमें जब आपने अपना करियर बनाना है तो प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ मॉरल और एथिकल वैल्यूज को मद्देनजर रखना और उनको फॉलो करना भी बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव थिंक अबाउट लीगल वर्सेस मॉरल वर्क। ठीक है। आप कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, आपको एक प्रोजेक्ट असाइन हो गया और वो प्रोजेक्ट लेने से पहले आप ये चीज जरूर सोचें एक दफा कि जो काम आपसे आपका कस्टमर या क्लाइंट डिमांड कर रहा है ये कोई अनएथिकल चीज तो नहीं है या ये कोई इलीगल चीज तो नहीं है। लेट सपोज वो चीज वहां पे इलीगल ना भी हो, लेकिन अगर आपकी कंट्री में या जैसे मिसाल के तौर पे जिस लोकेशन पे आप हैं वहां पे वो चीज या वो एक्टिविटी इलीगल कंसिडर हो तो उसमें भी आपको ख्याल करना चाहिए कि क्योंकि ये सारा ऑनलाइन काम है। लेट सपोज अगर आपका कोई जो क्लाइंट है या कस्टमर है जो वो प्रोडक्ट उसने आपसे बनवाई है जो आपने आउटपुट उसको बना के दिया उसको वो किसी इलीगल तौर पे यूज करता है तो एट द एंड अगर किसी भी तरह से आपका नाम आ रहा है या आप उसमें कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उस चीज से आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मॉरल वैल्यूज जो हर इंसान की होती हैं वो मेरा ख्याल है कि आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो आपको आप सही और गलत में फर्क कर सकें और आप ये चीज अंडरस्टैंड कर सकें कि भाई मैंने ये काम करना है या नहीं करना। दूसरा मतलब वी ऑल आर मुस्लिम्स, हमारे अपने दीन में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, वी हैव सम सेट बाउंड्रीज। तो आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपको उन बाउंड्रीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम कहीं वो बाउंड्रीज तो क्रॉस नहीं कर रहे हैं। हम अपनी जो हर इंसान के अपने की कुछ सेट वैल्यूज होती है हम कहीं उनको क्रॉस नहीं करें और फिर जो आपका लॉ आपको अबाइड करता है जिन बाउंड्रीज के साथ आपकी वो बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करें। तो हमेशा जो है इस चीज में भी आप पहले जो है ना फैसला करें कि जो काम आपसे कहा जा रहा है वो कहीं इलीगल तो नहीं, वो काम कहीं इमोरल तो नहीं है, अगेंस्ट योर एथिक्स तो नहीं है, अगेंस्ट योर रिलीजियस बाउंड्रीज तो नहीं है, और उसके बाद फिर आप यू आर ओपन टू टेक द प्रोजेक्ट। देन सेट एंड ऑनर योर टर्म्स। ठीक है। आपने अपने कुछ टर्म्स जो है उनको खुद सेट करना है और उसमें आप क्या कर सकते हैं। टर्म सेट करने का मतलब ये है कि अब कुछ भी है ना आपने अपनी एक प्रोजेक्ट चार्टर आप क्रिएट कर लें। ठीक है। और उस प्रोजेक्ट चार्टर के हिसाब से जो है ना आप अपना काम लेकर चलें। कुछ ऐसी टर्म्स होनी चाहिए जो आपको किसी दूसरे फ्रीलांसर से आप कह लें कि डिफरेंशिएट करती हो या आप आउटस्टैंड कर रहे हो। आप अपना एक चार्टर बनाएं, आप अपना एक तरीकाकार बनाएं। कोई भी फ्रीलांसर सॉरी या क्लाइंट अगर आपके पास आ रहा है वो आप उससे इस प्रोफेशनल तरीके से उसके साथ आप डील करें, उससे आप
तो उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसको डिलीवर करे, कि ही और शी फील्स द नीड कि वो आपको दोबारा रेकमेंड करे, या आइंदा भी अगर उसको कोई काम हो तो वो दोबारा आपके पास ही आए उस काम के लिए, किसी और के पास ना जाए। और आपके प्रोजेक्ट चार्टर में आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं, आपकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स और डिलीवरेबल्स है। ठीक है, आप इस चीज को, जैसे मैंने पहले भी बात की थी पिछले लेक्चर में, कि आप रिक्वायरमेंट जरूर गैदर करें, टाइमलाइन विद माइलस्टोन्स, माइलस्टोन्स आप अपने सेट करें, कॉस्ट एंड पेमेंट टर्म्स इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑन टैक्सेशन। ठीक है, आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी, स्पेशली जो पेमेंट है, ठीक है, कॉस्ट आपने जो सेट की, लेट सपोज आपको कोई फ्रीलांसिंग का, फ्रीलांसिंग में आप कोई लोगो डिजाइन कर रहे हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई प्रोजेक्ट है, आप उसके लिए आपको कुछ स्टॉक इमेजेस चाहिए, आपने कोई कुछ पे करना है किसी एक स्पेसिफिक टूल के लिए जिसके बगैर आपका वो काम नहीं होता, और उस पेमेंट के लिए आपको $60 चाहिए, लेट सपोज। तो आप अपनी जो पेमेंट आप चार्ज कर रहे हैं अपने कस्टमर से, आप उसको बताएं कि $60 जो है इस 120 में से मैं जो आपको चार्ज कर रहा हूँ, ये $60 वो है जो मैं उस टूल के लिए पे करूंगा, और बाकी के $60 जो है वो मेरी सर्विस चार्जेस हैं, जो काम मैं आपको करके दूंगा, मैं उसके लिए ये चार्ज कर रहा हूँ आपसे। बाकी रिस्क एंड डिपेंडेंसीज जो है ये आपके अपने खाते में होती हैं, आपने जो रिस्क अगर कोई है भी उस प्रोजेक्ट में, तो ये फिर आपकी अपनी स्किल्स हैं कि आपने उन रिस्क को मिनिमाइज कैसे करने, डिपेंडेंसीज जो है उनको आपने खुद रिजॉल्व करना होता है। अगर कोई आपको टूल चाहिए, कोई और इस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो वो प्री रेक्विजिट्स में आता है कि आप उनको पहले फुलफिल करें, और उसके बाद फिर जो है ना आप उस चीज को, उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करें। इन टर्म्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन, अगर आपने मतलब आप वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे, लेट सपोज आपने जो प्रोजेक्ट आपको असाइन हुआ आप उसको नहीं कंप्लीट कर पाए, या ड्यू टू सम रीजन वो आपसे हो ही नहीं सकता, तो अब उस केस में आप क्या करेंगे, आप उसको फुल फी रिफंड करेंगे, आप हाफ फी रिफंड करेंगे, किस तरह से आपका तरीकाकार होगा, ये चीज आपने पहले, ये वो टर्म्स है जो आपको पहले से अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को कन्वे करनी होती है, ताकि, और जस्टिफाइंग योर प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है, देन डीलिंग विद प्रॉब्लमेटिक क्लाइंट्स, प्रॉब्लमेटिक क्लाइंट्स एक बहुत बिटर रियलिटी है, लेकिन ऐसा होता है, मतलब जिस तरह के अगर लेट सपोज किसी शॉपकीपर की आप बात करें, तो उनको भी एक दिन में कुछ प्रॉब्लमेटिक क्लाइंट्स फेस करने पड़ते हैं, 4 से 5 लोग ऐसे आते हैं जरूर दुकान पे, जो हम ही जो है ना अगले बंदे के नर्व्स पे आ रहे होते हैं, लेट सपोज उन्होंने कोई चीज लेनी भी नहीं होती, बट स्टिल वो आपको अजीबोगरीब किस्म के आपसे सवाल कर रहे होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, अगर आप, पहली तो बात ये है कि इफ यू फाइंड अ क्लाइंट प्रॉब्लमेटिक, तो आप उसके साथ कोई प्रोजेक्ट ना करें, क्योंकि आपको हर बंदे का तरीकाकार, और इफ यू हैव सम एंगर इश्यूज, अगर आपको पता है कि मैं, मतलब अगर ये बंदा बार बार मुझसे क्वेश्चन करेगा या बार बार मुझसे पूछेगा ये क्या किया, ये क्या किया, तो मैं उस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो पहली तो बात यह है कि आपको वो प्रोजेक्ट ही ना करें उस क्लाइंट के साथ। बट इफ यू डू नॉट हैव एनी एंगर इश्यूज, आप थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा कर सकते हैं, तो ठीक है, फिर आप उस क्लाइंट के साथ जो है प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर बात ये है कि आपको फिर उसको डील करना भी आना चाहिए। आप ये नहीं, अगर वो आपसे 3 से 4 दफा एक बात पूछे, तो ये नहीं होना चाहिए कि फिर आप चिढ़ जाएं, या आप उसको आगे से बदतमीजी से जवाब दें, या आप उसके रूड हो जाएं। फिर आपने वो प्रोफेशनल वे, जो वो नरम मिजाजी है, वो तहम्मुल बरकरार रखना है ड्यूरिंग दैट होल टाइम, जब प्रोजेक्ट लेने से प्रोजेक्ट की डिलीवरी तक, और फिर बाद में जो रिविजन आपके हिस्से आएंगी उन तक, आपने अपना जो टोन है, अपना जो बिहेवियर है, उसको बहुत नॉर्मल रखना है और बहुत प्रोफेशनल रखना है। ठीक है, देन अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये होता है, ये बहुत कॉमनली होता है, स्पेशली व्हेन यू डेवलप एक्सपर्टीज इन एन इंडस्ट्री, यू विल सी क्लाइंट्स हु आर कंपेटिटर्स ऑफ ईच अदर विल फ्लॉक टू यू। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि लेट सपोज अगर कोई क्लाइंट है, और वो कंपेटिटर है इटसेल्फ किसी और का। ठीक है, तो अब आपसे वो आके ये कह रहा है कि मेरा जो कंपेटिटर है वो एक और फला फला ग्राफिक डिजाइनर है फाइवर पे, वो से अपना काम करवा रहा है, तो अब जो है ना आप प्लीज मुझे उससे अच्छा काम करके दें, या वो ये कुछ कर रहे हैं तो आप मुझे ये कुछ करके दें। तो इसका थंब रूल ये है कि एक्सक्लूसिव हो जाए ऐसे क्लाइंट्स के साथ, और अपने रेट्स जो है ना, एज यू विल बी सेइंग नो टू गुड बिजनेस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आपने अपने रेट्स अब इसमें काफी हाई रखने हैं इस सिनारियो में। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसा काम मिल रहा है जिसमें आपको हम इन्वॉल्व इन्वॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, आपको शायद पता भी ना हो कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लेकिन फिर भी आप उसका पार्ट बन रहे हैं, तो डू चार्ज फॉर इट। ठीक है, आप अगर नॉर्मली $60 चार्ज करते हैं लोगों के लिए, तो जो
जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं ना, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो शायद आप नॉर्मली नहीं कर रहे होंगे। आपका जो रूटीन वर्क होगा लोगो डिजाइनिंग, उसमें आपने नहीं किया, तो उसके लिए डू टेक द अपॉर्चुनिटी। और आप अगर 60 चार्ज करें तो आप $150 चार्ज करें उसके लिए। क्यों? क्योंकि एक तो वो खुद कंपेटिटर का कंपेटिटर है, वो आपको इसके लिए एक तो पे भी कर देगा। दूसरी बात यह है कि आपकी जो क्वालिटी है वो तो डेफिनेटली आपके प्रीवियस ऑर्डर से डिपेक्ट हो रही है, वो तो उसे पता लग रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस मोमेंट को कैश करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो फिर सिंपली आप इस सिनेरियो को अवॉइड करें। देन हैंडलिंग डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, पायरेसी, प्राइवेसी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये चीज बहुत एक आप कह लें कि कॉमन मसला है। और वर्क प्लेस एथिक्स में ये चीज बहुत ज्यादा पढ़ाई और समझाई जाती है कि जब भी आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, वो जो डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है वो कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है, और उस कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना, इंटेग्रिटी को मेंटेन करना एक फ्रीलांसर के लिए बहुत जरूरी है। लेट सपोज आपसे किसी कंपनी ने कोई कांटेक्ट किया, उन्होंने आपसे कोई काम करवाया, और उसके लिए उन्होंने आपको कुछ अपना पर्सनल डेटा, या लेट सपोज किसी बंदे ने, आप यू आर वर्किंग एज पोस्ट राइटर, और किसी बंदे ने आपसे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवाई, उसके लिए उसने आपको अपनी तमाम जिंदगी का डेटा प्रोवाइड किया, और उसमें बहुत सारे जो है ना ब्लैक एंड वाइट्स थे, और आप बाद में क्या करते हैं कि आप उस डेटा को लीक कर देते हैं। तो ये जो है ना आपकी, मतलब आप कह लें कि मॉरल वैल्यूज का एक बहुत ही वो लोएस्ट स्टैंड है जो आपको नहीं अचीव करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी डेटा जो आपको आपका कस्टमर या क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है, उसकी प्राइवेसी और उसको सिक्योर करना, वो आपकी बहुत फर्स्ट जिम्मेदारियों में से एक है। काम उस पर करना ना करो तो बात की बात है, लेकिन आपको पहली तो बात है कि आप अपने क्लाइंट को ये मेक श्योर करवाएं कि वो जो डेटा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट डेटा इज सेफ विद यू। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपने जब काम कर दिया तो उसके बाद आपको कोई राइट नहीं है कि आप वो डेटा लीक करें या आप किसी और कंपनी को सेल करें। इसी तरह से किसी ने अगर आपके साथ अपनी कोई कंटेंट, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, लेट्स सपोज उसने अपनी कोई कंटेंट बेस्ड वीडियो आपके साथ शेयर किया है, और उसके लिए वो आपसे, मतलब आपको एग्जांपल दिखाना चाह रहे हैं कि मेरा ये काम है, इस तरह का मैं कोई काम है, और आप वो वीडियो किसी और के साथ शेयर कर देते हैं, तो आपको कोई राइट नहीं, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी और की, और आप उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को शेयर नहीं कर सकते। इसमें कॉपीराइट क्लेम्स आते हैं, और कॉपीराइट क्लेम्स कुछ कंट्रीज में, मैं आपको बताऊं, इतने सीरियसली लिए जाते हैं कि इस पे बहुत ज्यादा सजाएं हैं। पाकिस्तान में तो शायद नहीं है, बाकी पाकिस्तान में इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, लेकिन जिन इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ आप डील कर रहे हैं उन कंट्रीज में ये चीजें बहुत जो है ना आप कह लें कि स्ट्रिक्टली देखी जाती हैं। तो बहुत अ, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शंस होते हैं, और बहुत लॉज है जो इस प्राइवेसी को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को, डेटा प्रोटेक्शन को हैंडल करते हैं और इस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं। देन मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी। आप अपने क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंट रहें और ऑनेस्ट रहें। दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड थंब रूल फॉर यू डेवलपिंग योर करियर एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, आपको कोई काम नहीं आता, या बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता, या यू आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ इट, बस आप बोल दें, आप बता दें अपने कस्टमर को कि ये मेरे जो है ना शॉर्टकमिंग्स हैं, मुझे ये चीज इस तरह से नहीं आती, या बल्कि मैं ऐसे नहीं ऐसे कर सकता हूँ, तो इफ यू वांट तो मैं आपको ऐसे करके दे सकता हूँ। इसका फायदा आपको ये होता है कि लेट सपोज अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं है अपने कस्टमर के साथ, और आपको कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जो आप बिल्कुल किसी सूरत आपको नहीं पता कि मैंने किस तरह से करना है, तो बजाय इसके कि आप अपने कस्टमर का, क्लाइंट का टाइम जाया करें, आप उसकी कुछ पेमेंट जाया करें, और एट दी एंड आप उसको अच्छा काम भी ना दें, और आप खुद के लिए एक बैड रेटिंग अर्न करें, आप पहले से बता दें। मॉरली भी ये चीज आप खुद सोचें, बार बार मैं कहती हूँ कि आप खुद को क्लाइंट की जगह पे रख के सोचें। और तो अब आप बताएं कि आपने किसी से कोई काम करवाना है, और पहले वो बंदा है कि ठीक है मैं कर दूंगा, बाद में आपको पता है कि उसको तो वो काम आता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था, और आपका सिर्फ टाइम जाया हुआ है और पैसे जाया हुआ है, तो आपको कैसा फील? तो इसलिए आप कुछ भी, अगर कुछ सिनेरियो है तो उसमें जो है ना, जस्ट पुट योरसेल्फ इन दैट पर्सन शू, तो वो आपको फिर बेहतर तरीके से समझ आता है अगला बंदा कैसा फील करता है। तो इसलिए कीप योरसेल्फ ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट विद योर क्लाइंट और कस्टमर। देन आउटसोर्सिंग द वर्क असाइंड टू यू। If the client doesn't know about it, don't do it, especially if it is something that falls under an NDA। ठीक है, आप कोई काम ऐसा है, लेट सपोज आपने कोई लोगो कोई डिजाइन किया किसी कस्टमर के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, और अब वो जो है क्लाइंट या कस्टमर
आपसे वो लोगो बनवा के, ठीक है, वो तो चला गया। बाद में आप क्या करते हैं, आप अपने जो पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें आप उस लोगो को पुट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आपका कस्टमर नहीं चाहता, आपने उससे नहीं पूछा हुआ कि आप दोबारा से इस काम को कहीं आउटसोर्स कर सकते हैं, तो फिर आप ये ना करें। स्पेशली एनडीए होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ठीक है। अगर लेट्स सपोज अगर कोई बहुत सीक्रेट किस्म का प्रोजेक्ट आपसे करवाया जा रहा है, या कोई आप कह लें कि ऐसा प्रोजेक्ट है जो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है आपका क्लाइंट, और तो वो आपसे एक एनडीए साइन करवाएगा, ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। और अब जो प्रोजेक्ट आपने किया है वो एक एनडीए के अंडर आ रहा है, तो उस एनडीए में यकीनन ये वाली टर्म्स होती हैं कि ठीक है, आप इस प्रोजेक्ट को कभी भी आउटसोर्स नहीं करेंगे, आप इसको कहीं और नहीं भेजेंगे, या कहीं पे आप इसको डिस्प्ले नहीं करेंगे, या कहीं सेल नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। तो अब उसमें जो है आप अगर उस प्रोजेक्ट को कहीं आउटसोर्स कर देते हैं, वो जो भी कुछ आपने किया वो फाइनल आउटपुट आपकी आउटसोर्स कर देते हैं, तो देन यू आर getting yourself in a serious problem, ठीक है। Then estimates and timelines. अब estimation is a tricky game and perfecting your work estimation technique can take a bit longer than you anticipate, ठीक है। अब जब आपने एस्टिमेट करना है, ठीक है, आप टाइम एस्टिमेट करते हैं, आप प्रोजेक्ट का जो उसकी जो कॉस्ट है आप वो एस्टिमेट करते हैं। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए लेट्स सपोज एक सिंपल लोगो डिजाइन करना है, $60 आप चार्ज करते हैं, ठीक है, $60 और फाइन। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट, उसके लिए जो इनिशियल आपने कॉस्ट एस्टिमेट की, बाद में आपको पता चलता है कि वो कॉस्ट जो है वो उतनी नहीं बन रही थी, तो उसके लिए अब क्या हो रहा है, यू गेटिंग योर सेल्फ अगेन इन सीरियस प्रॉब्लम। अगर आपका टाइम एस्टिमेट ठीक नहीं था तो दोबारा आप ही के लिए मसला क्रिएट हो रहा है। इस चीज के लिए फाइवर ने और आप अपवर्क पे भी माइलस्टोन्स का एक ऑप्शन मौजूद है। आप माइलस्टोन्स सेट करें, माइलस्टोन्स के हिसाब से चार्ज करें। लेट सपोज आपने कोई वेब डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें आपने डेवलपिंग इंडेक्स पेज या होम पेज आपने एक माइलस्टोन सेट किया, उसके लिए लेट सपोज आप $60 चार्ज करते हैं और उसके लिए आप 3 दिन का टाइम लेते हैं, तो आपको पता है कि एक इंडेक्स पेज तो आप 3 दिन में बना ही लेंगे, और उसके लिए जो आप प्राइस चार्ज करें हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे माइलस्टोन के हिसाब से जब आप चार्ज करेंगे तो आपके लिए जो एस्टिमेशन प्रॉब्लम है या जो टाइमलाइन इश्यूज आते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, या एटलीस्ट मिनिमाइज तो जरूर हो। देन अब अगर आपने कोई जो है ना, ये वही पिछला वाला जो स्लाइड है मैं बस वही कंटिन्यू है, आई गिव माय एस्टिमेट्स एंड रेंजेस, ठीक है। तो अब जो जो भी कोई है एस्टिमेट, लेट सपोज अगर आपको कोई एस्टिमेट फाइनल ही देना है अपने कस्टमर को, तो उसके लिए भी देखें आपने एस्टिमेट्स यहाँ पे दिए, लेकिन यहाँ पे जो नीचे चीज मैंने मेंशन की है वो अगेन माइलस्टोन है। तो माइलस्टोन जो होते हैं वो आपके ये जो एस्टिमेशन वाला मसला है ना, इसको बहुत हद तक रिजॉल्व कर देते हैं, और बहुत सारे आपके इश्यूज जो है ना वो इन माइलस्टोन से सॉल्व हो जाते हैं। देन स्टे इन कांस्टेंट कम्युनिकेशन, ये बात हम बार बार कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने ये की थी कि जो ओवर कम्युनिकेशन जो है ना इज अ मिथ, एंड अंडर कम्युनिकेशन इज अ sin। तो मिथ को तो आप ठीक है कुछ ना भी करें तो उसका गुजारा हो जाता है, लेकिन अंडर कम्युनिकेशन इज अ sin, ये गुनाह है। और ऑब्वियसली दिस इज अ प्रोवर्ब, ठीक है। लेकिन बात ये है कि इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपर्ली विद योर कस्टमर और योर क्लाइंट, तो आपको क्या मसला आ जाता है दोबारा, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि एट दी एंड एक तो आपके लिए मसला क्रिएट होता है, आपको लेंथी रिवीजन प्रोसेस करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि आप कहीं ना कहीं पे फिर अपनी जो क्वालिटी आपने प्रॉमिस की होती है, क्योंकि जाहिर है हम बार बार अपने गिग्स में अपने डिस्क्रिप्शन ये कहते हैं कि आई प्रॉमिस क्वालिटी वर्क, मैं ये भी कर दूंगा ये भी कर दूंगा, वो चीज आप खुद ही फिर कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं अपने हाथों से। आप जाहिर है कम्युनिकेट नहीं कर रहे अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, आप उससे पूछ नहीं रहे कि उसको ये चीज ऐसे पसंद आ रही है या नहीं आ रही, तो फिर आप खुद के लिए क्या अर्न कर, ठीक है। एंड लास्टली वी हैव अंडरमाइन योर कंपटीशन। आपका कंपटीशन जो है वो हमेशा से रहता है, ठीक है। अब कंपटीशन की जहां तक बात है तो वो हमने बिल्कुल पहले डिस्कस किया था बहुत स्टार्ट में, कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो कभी भी आपने ये कंपटीशन गेम को जो है ना कमजोर नहीं पड़ने देना, नेवर एवर डू दिस, ठीक है। हमेशा खुद को इन द कंपटीशन रखें, रेस में रखें खुद को। अगर आपको लगता है या कोई क्लाइंट आपको लेट सपोज आके कहता है कि भाई आप अभी तक ये 2D बना रहे हैं, अब तो लोग 3D बनाने लग गए हैं, जो प्राइस जिस प्राइस में आप ये काम करें इसमें तो लोग अब 3D बना के दे रहे हैं, तो कीप योर सेल्फ इन द कंपटीशन। आप अगर आपको अपनी प्राइस लो करनी पड़े तो ठीक है आप वो भी कर लें, लेकिन खुद को एटलीस्ट कंपटीशन का पार्ट रखें, खुद को उस रेस का हिस्सा रखें जिसमें आप भाग रहे हैं। ये नहीं कि बाकी ग्राफिक डिजाइनर्स कुछ और कर रहे हैं
और आप बाकी दुनिया से कुछ और करते जाएं, तो इसका नुकसान ये होता है कि आफ्टर सम टाइम आप ऑब्सोलीट हो जाते हैं। फिर कोई बंदा आपसे आके नहीं कहेगा कि आप हमें बेशक आपकी कितनी अच्छी रेटिंग है, आपके कितने अच्छे रिव्यूज हैं, लेकिन इफ यू नॉट पार्ट ऑफ द कंपटीशन, कंपटीशन का क्योंकि जो पार्ट होता है या होते हैं, वो खुद को अपडेट भी करते हैं, वो खुद को अपग्रेड भी करते हैं, वो चीजें सीखते भी हैं, वो पुरानी चीजों को छोड़ भी देते हैं, नई ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सीखते हैं, नए टूल्स सीखते हैं, और जो चीजें ऑब्सोलीट होती हैं उनको अल्टीमेटली वो छोड़ते जाते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने कंपटीशन जो गेम है उसको आपने वीक नहीं पड़ने देना, उस गेम को आपने स्ट्रॉन्गर रखना है। और फिर फाइनली जो एथिक्स हैं, एथिक्स को आप जरूर फॉलो करें। इससे क्या होता है कि आपके जो जो भी कोई करियर है आपका, उसको एक तो प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है। यू हैव सम सेट एंड डिफाइंड बाउंड्रीज फॉर योरसेल्फ, नो मैटर व्हाट। तो आप कभी भी फिर एट द एंड कहीं पे कोई ऐसा सिनारियो नहीं आता इन योर करियर कि आप खुद में कहीं आपको कुछ गिल्ट हो रहा हो कि यार अगर मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लेता तो शायद ज्यादा। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। ये आपका लास्ट लेक्चर था, और इसी के साथ जो हमारा 1 मंथ फ्रीलांसिंग कोर्स था वो आज एंड